तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका अर्थशास्त्र का विषय है, इसका जो कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई का 18 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 18 मार्च 2026 को जो कल आपका यहाँ पर बोर्ड का पेपर होगा, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और बेसिकली ये वाला सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे। ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 चल रहा था, जिसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने सेक्शन ए पूरा डिस्कस किया था आपसे। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है? यानी आधा पेपर हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, आधा पेपर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कल आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 18 तारीख को, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर के जाइएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं, एकदम सेम टू सेम छप करके आ सकते हैं। अभी हाल ही में हिंदी का पेपर हुआ था, तो आपने देखा था कई सारे क्वेश्चंस, या यूँ कह लीजिए मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वही आए थे जो हमने सैंपल पेपर में करवाए थे बच्चों। ठीक है? मैंने आंसर की का वीडियो भी अपलोड कर दिया हिंदी का, और सैंपल पेपर्स तो पड़े हुए हैं, आप जाकर खुद कंपेयर कर लीजिएगा। मेरी बातों पे मत जाइए, आंसर की का वीडियो उठा करके देख लीजिए और सैंपल पेपर्स मैंने जो अपलोड किए थे वो देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है? तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स से तो खास हमारा संबंध रहा है, तो इको में तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 780 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। और वीडियो शुरू करते हैं और अपने सेक्शन बी को पूरा समझते हैं बच्चों। अंदर जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं, इसके अंदर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेक्शन बी का, और इस क्वेश्चन पेपर का 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि पहचानिए यानी कि आइडेंटिफाई कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभावों को इंगित करता है। तो देखिए बच्चों, जो भारत के अंदर जो आपका ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभावों को इंगित करता है वो यह है कि भारत के विदेशी व्यापार की संरचना में हमें परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डैश समिति का गठन भारत में लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए किया गया है। तो भैया करवे समिति जो है ना, इसका जो गठन किया गया था भारत के अंदर, वो इसलिए किया गया ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डैश कमिटी वाज फॉर्म फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो करवे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको एक अथवा भी देखने को मिलेगा, एक चॉइस भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले औद्योगिक नीति संकल्पना की घोषणा वर्ष जो है डैश में की गई, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था, तो यहाँ पर फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया आपका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जब आया तो वो कब आया आपका, तो वो आया भैया 1948 के अंदर। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1948। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या है कि डैश और डैश आजादी के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण है। तो भैया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तो बातें क्या करें यार, वहां तो कुछ टाइम बाद, अभी तो देखिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज है आपका 5 सितंबर 2023। ठीक है, टीचर्स डे है, और टीचर्स डे की आप सभी को बधाइयां। और देखिए आज से आप देखेंगे ना 5 साल बाद पाकिस्तान जैसा देश जो है ना कोलैप्स कर जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। इतनी अर्थव्यवस्था उनकी मंदी में जा चुकी है ना कि क्या ही बताएं। उनका जो फॉरेन रिजर्व है, जिसको आप विदेशी मुद्रा भंडार भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो लगातार कम होता जा रहा है। तो इसके क्या कारण है यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों, आपका राजनीतिक अस्थिरता हो गया, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी हो गया, और दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर विदेशों से प्रेषण पर अधिक निर्भर, यानी कि फॉरेन जो रिमिटेंस होता है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना।
जैसे मान लीजिए कि आप है यानी कि आपका नाम है यहाँ पर ए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो है इंडिया से बाहर गए, सऊदी वगैरह गए और वहां से पैसा कमा करके यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो आप वहां का पैसा यहाँ भेजेंगे कमा करके ना, उसको बोला जाता है रिमिटेंस, ठीक है। तो इस पर जो ये देश है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए इसकी जो अर्थव्यवस्था है वहां पर हमें मंदी देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा ये जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वैसे तो करेक्ट होगा और वो दो स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डैश एंड डैश आर द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। तो हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा और ओवर रिलायंस ऑन रिमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप इसका लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल हो जाए जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों ही सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर्स ले सकते हैं। इनके पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको लेकर के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं बच्चों। ऑलरेडी हजारों बच्चे सैंपल पेपर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए। स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अभी के टाइम पे आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, जिसमें आपको 249 रुपीज में दोनों सब्जेक्ट के 30 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे, 15 हिस्ट्री के और 15 पॉलिटिकल साइंस। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला आप ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अथवा में दिया हुआ है। जैसे भारत द्वारा किस वर्ष में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने कब अपनाया था? तो 1991 1991 ये वो साल था जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया था, ठीक है। और उस टाइम पे हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी और जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया, ठीक है, एडॉप्टेड बाय इंडिया। तो वो है 1991 के अंदर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट किया था। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए कि पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर संस्थागत ऋण का स्रोत है, ठीक है। तो भारत के अगर ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि लोग जो कर्जा लेने के लिए मोस्टली जाते हैं वो साहूकारों के पास जाते हैं। यहाँ साहूकार जी थोड़ा बहुत पैसा उसे दे दीजिए ना, हमको अपना बेटी का ब्याह करना है, हमको नई भैंसिया खरीदना है, या हमको थोड़ा अपना घरवा को बनाना है, छत ढापना है, इस तरह का। मैं लोकल लैंग्वेजेस में आपको बोल रहा हूँ, आप बस समझ जाइए यहाँ पर, ठीक है। साहूकार वगैरह आप समझते ही होंगे, जो मतलब पैसे वाला आदमी होता है गांव के अंदर, उनके पास जाते हैं और गांव के लोग तो भोले भाले होते ही है, पैसा लेते हैं उनसे जाकर के, हाई इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मनी लैंडर्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉलम 1 में दी गई घटनाओं के सेट और कॉलम 2 में दिए गए संगत तथ्यों में से कथन की यहाँ पर आपको सही जोड़ आपको चुनना है, ठीक है। तो सही जोड़ों की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4th है ये आएगा। यहाँ पर आपका आर्थिक सुधार जब हमारे 1991 में हुए थे उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 4th का यहाँ पर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे कौन थे हमारे वित्त मंत्री? तो वो थे भैया मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, चौथे का ए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्न कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो दो स्टेटमेंट दे दिया है, इसको पढ़ते हैं और इसमें से जो भी आपको सही लगता है, मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो भी विकल्प, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसका चुनाव आपको करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि कथन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि वित्तीय संकट जो है यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है सरकार की प्रति जो है सो कि बंधात्मक नीतियों का अंतिम परिणाम था भैया, ठीक है। और कथन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है आपका
अल्पकालीन समाधान के लिए सरकार ने संरचनात्मक सुधार के उपाय अपनाए थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन नंबर 1 तो सत्य है, लेकिन कथन नंबर 2 जो है हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, ये भैया हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले भैया वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के वैसे हमने सैंपल पेपर की वीडियो बना दी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया। तो अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, वो सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो उनको भी जरूर देखिएगा अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है तो। इंग्लिश वगैरह के भी वीडियो हम लोग डाल देंगे, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। इन सबका सैंपल पेपर का वीडियो देख के जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि निम्न कथनों को पढ़िए। कथन आपका जो है ए यानी अर्सेशन और कारण आर है यानी कि रीजन है। ठीक है, तो अर्सेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर जो आपका कथन ए है यानी अर्सेशन है, वो क्या कह रहा है कि भारत ने आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति दबाव में अपनाई थी। चलो ठीक है भैया। कारण आर क्या कह रहा है कि वित्तीय संकट का सामना करने के लिए आर्थिक सहायता अर्थव्यवस्था को खोलने की शर्त के साथ आई थी। तो यहाँ पर देखिए भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन ए तथा कारण आर जो है सत्य है, और जो कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल भैया, देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो उस टाइम पे हमें दबाव में आकर के नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा, और आर्थिक सहायता जो है अर्थव्यवस्था को खोलने के शर्त के साथ ही आई थी। यानी कि पैसा जो हमें मिला था वो इसीलिए मिला था ताकि हमारी जो इकोनॉमी उस टाइम पे क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद इकोनॉमी थी, या यूं कह लीजिए कि बंद हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसको खोलना पड़ा हमें, और बाहर की कंपनियों को इजाजत देना पड़ा कि चलो भैया आप आ जाइए, हमारे देश में व्यापार कर लीजिए। इस बेसिस पे हमें पैसा उस टाइम पे मिला था। ये आपका एक रीजन भी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आर्थिक सुधार काल में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर डैश से अधिक रही। ठीक है, यानी जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे तो उस टाइम पे जो सर्विस सेक्टर था उसका ग्रोथ रेट किन सेक्टरों से अधिक था। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर, इससे भी ज्यादा था सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट। कृषि क्षेत्र से भी ज्यादा था, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर जो होता है उससे भी ज्यादा था। विनिर्माण क्षेत्र जो होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जहां पर चीजों को बनाया जाता है, उससे भी ज्यादा ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर सेवा क्षेत्र में देखने को मिला। कब? जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहा था इंडिया के अंदर, तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज बीन मोर देन। तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सबसे ज्यादा हमारा उस टाइम पे ग्रोथ रेट था सर्विस सेक्टर था। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अथवा यानी कि चॉइस देखने को मिलेगा। अगर आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मदर डेयरी तथा अमूल डैश का उदाहरण है। मदर डेयरी आपको पता है ये दूध वगैरह बेचने की कंपनियां हैं, अमूल वगैरह भी। ठीक है, दूध मक्खन ये सब बेचती हैं ये। तो ये किनका उदाहरण है? तो ये है भैया यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी कि सहकारी विपणन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि मदर डेयरी एंड अमूल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो भैया कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा 26वां क्वेश्चन कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे दिया है, इनको ध्यान से पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो आपको सही उत्तर लगता है उसका चुनाव आपको करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारा, कथन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हरित क्रांति ने गरीब तथा अमीर किसानों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। बिल्कुल भैया, जब हमें यहाँ पर हरित क्रांति देखने को मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला, तो अमीर किसान और अमीर हो गया, गरीब किसान और गरीब हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब कथन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर कि हरित क्रांति के लाभ मुख्य रूप से गरीब राज्यों द्वारा लिए गए। कि भैया जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इसका लाभ केवल गरीब राज्यों को मिला, ऐसा नहीं था।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कथन नंबर 1 तो सही है लेकिन कथन नंबर 2 जो है ये असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये भी आपका कथन और कारण वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा कि मानव पूंजी निर्माण एक स्थैतिक अवधारणा है। ठीक है भैया। कारण क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मानव पूंजी निर्माण के लिए सतत प्रयास तथा व्यय की आवश्यकता होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन ए असत्य है और कारण आर जो है ये सत्य है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि क्या एलपीजी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ अनुकूल प्रभाव दिखाया, चर्चा कीजिए। देखिए एलपीजी क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। एलपीजी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। कई सारे बच्चे सोचेंगे सर जी एलपीजी गैस की बात कर रहे हो क्या, जो सिलेंडर घरों में इस्तेमाल होता है। तो देखिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात है 1991 की, जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति को अपनाया था। तो उसी के तहत कह सकते हैं आप यहाँ पर हमने एलपीजी को भी अपनाया था। ठीक है, एलपीजी क्या होता है, एलपीजी का मतलब होता है एल आ गया आपका लिबरलाइजेशन, ठीक है, जिसको आप उदारीकरण कहेंगे। पी का मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, जिसको आप निजीकरण कहेंगे। और जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन, जिसको आप वैश्वीकरण कह लेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपनाया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति के तहत 1991 में। तो इससे हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है सो कि अनुकूल प्रभाव इसका दिखा, इसके ऊपर हमें चर्चा करना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई तो इससे हमारी जो इकोनॉमी थी उस पर बहुत अच्छे इंपैक्ट हमें देखने को मिले। जैसे आप देखेंगे कि औद्योगिक उत्पाद में हमें वृद्धि देखने को मिला, उद्योगों में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला, फैक्ट्री वगैरह में ज्यादा से ज्यादा माल जो है तैयार होने लग गया, राजकोषीय घाटा जो है कम हो गया। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो और बढ़ता चला गया, क्योंकि जैसे ही हमने अपना इकोनॉमी को खोला इस तरह से, पहले तो लाइसेंस राज चलता था हमारे देश में, तो इसको जैसे ही हमने खत्म किया, ग्लोबलाइजेशन को जैसे ही अपनाया हमने, या कह लीजिए एलपीजी को अपनाया हमने, तो वैसे ही क्या हुआ, बाहर के देशों की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने लग गई। इससे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो और ज्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं इस तरह से कि अभी का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे टेस्ला है, इलोन मस्क का कंपनी टेस्ला है। अब टेस्ला अपनी कार वगैरह बेचती है। ठीक है, जो कार होता है ना ऑटोमेटिक चलने वाला कार, वो बेचती है। तो मान लीजिए टेस्ला को एक फैक्ट्री सेटअप करना है इंडिया के अंदर। अब फैक्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए होता है पैसा। अब वो डॉलर में पे तो नहीं कर सकती इंडिया में आकर के, तो क्या करेगी कि टेस्ला कंपनी जो है वो पहले इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया या 100 मिलियन, जितना भी वो इन्वेस्ट करे, हम 100 बिलियन लेकर के चलते, इतना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया इस तरह से। तो इंडिया में जो इन्वेस्ट किया उन्होंने, अब इस 100 बिलियन का क्या होगा, उनको INR में पैसा मिल जाएगा। INR यानी इंडियन रुपीज में उनको हमने दे दिया अपना लोकल करेंसी में। ठीक है, और ये 100 बिलियन आ गया हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर। अब ये जो INR में जितना भी कन्वर्ट करके हमने उनको पैसा दिया डॉलर का, तो ये क्या करेंगे, इस पैसे को लेकर के ये अपना फैक्ट्री बनाएंगे, एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे। ठीक है, अलग अलग काम ये अपना टेस्ला वाले करेंगे। ठीक है, और ये जो $100 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये हमारा आ गया फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमने एलपीजी को अपनाया वैसे ही हमारा फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ता चला गया। आगे देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर कि निजी जो है सो कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, प्राइवेट प्लेयर्स आने लग गए, जाहिर सी बात है, और जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ता चला गया। बाजार का एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा में कन्वर्ट हो जाना यानी परिवर्तित हो जाना। पहले आप देखेंगे कि जब हमारा इकोनॉमी नहीं खुला था, जब हमने एलपीजी को नहीं अपनाया था, तो कुछ सिलेक्टेड कंपनियां ही थी जिनसे आपको सामान खरीदना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने एलपीजी को अपनाया वैसे ही क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। जैसे आप देखेंगे पहले के जमाने में माइक्रोमैक्स के फोन हो गया, लावा के फोन हो गए, ये बहुत ज्यादा बिकते थे, लेकिन आप दिखते ही नहीं है मार्केट में। क्यों कंपटीशन ही इतना हो गया है कि ये मार्केट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि बाजार का जो एकाधिकार था यानी कि एक दो कंपनियां ही बाजार के ऊपर रूल कर रही थी उस टाइम पे, वो खत्म हो गया और ये सारी चीजें जो है कंपटीशन में बदल गई। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है,
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैव द एलपीजी पॉलिसीज ऑन सम फेवरेबल इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी डिस्कस। तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिख देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण शब्द की व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाह्यपन की व्याख्या करें। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है ना, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे, और वैश्वीकरण के अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, प्रवाह कई तरह की चीजों का हो सकता है, जैसे पूंजी का, ठीक है, विचारों का, वस्तुओं का। ठीक है, ये वैश्वीकरण कहलाता है बेसिकली। अब वैश्वीकरण में होता क्या है, वैश्वीकरण में ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये मैप थोड़ा सा ऐसे एक्यूरेट होगा, हाँ ये हमारा प्यारा भारत है। अब मान लीजिए कि हमें कोई भी सामान जो है दूसरे देश को बेचना है, मान लीजिए कि हमें मसाला बेचना है अपने देश का। ठीक है, पूरी दुनिया में हम मसालों के लिए जाने जाते हैं, तो हमें मसाला बेचना है इधर अमेरिका को। ठीक है, और अमेरिका को अपना एप्पल का मोबाइल हमें बेचना है, तो क्या होगा भैया, दोनों ही देश जो है वैश्वीकरण को अपनाए हुए होने चाहिए। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि हमें अपने लोगों को अमेरिका में भेजना है ताकि वो वहां पर काम करके हमें पैसा भेज सके और भी सारी चीजें कर सके। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप ग्लोबलाइजेशन को अपनाए रखें, ताकि न केवल अमेरिका जैसे देश बल्कि पूरी दुनिया आपसे सामान खरीद सके और बेच सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैश्वीकरण। और देखिए वैश्वीकरण को हमने कब अपनाया, 1991 में अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था, 1991 में, जिसके तहत हमने एलपीजी को अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसमें से एक था ग्लोबलाइजेशन एलपीजी में से, और ये हमने 1991 में अपनाया था। जिस कारण से आप देखेंगे आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास एमआई का ये टच वाला फोन हो गया, या बहुत अमीर होंगे आप में से कई सारे बच्चे तो उनके पास एप्पल का फोन हो गया। इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें आज के टाइम पे लोगों के हाथ में है हमारे देश में। यह हमारे देश का प्रॉपर्टी नहीं है, या हमारे देश का मतलब कह लीजिए हमारे देश का इनोवेशन नहीं है, ये बाहर के देशों का इनोवेशन है। ये एप्पल आपका यूएस का हो गया, ठीक है, ये रेडमी जो है आपका चाइना का हो गया, इस तरह के ये जो फोन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो लोग हैं इस तरह के फोन चला पा रहे हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वैश्वीकरण को अपना रखा है। हम कोई भी सामान दुनिया को बेच सकते हैं और दुनिया से कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें अपना कोई सामान चाइना को बेचना है तो हम बेच सकते हैं, चाइना भी अपना सामान हमारे देश में बेच रहा है। हम कोई भी सामान अमेरिका को बेच सकते हैं, हम कोई भी सामान जो है अफ्रीकी देशों को बेच सकते हैं, अफ्रीकी देश अपना सामान हमारे यहाँ बेच सकते हैं। तो यही तो होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या हो रहा है ना, आज के टाइम पे पूरी दुनिया जो है ना एक गोले के रूप में इस तरह से ना सिकुड़ करके रह गई है। आज के टाइम पे अगर एक देश भी पीछे हो जाता है, अपना सामान नहीं बेचता है ना, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो रशिया यूक्रेन का वॉर ले लीजिए। आप देखेंगे रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो जो रशिया है वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता था, ठीक है, और जो आपका यूक्रेन है वो क्या करता था, जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, मतलब कि पूरी दुनिया को गेहूं वगैरह सप्लाई करता था। तो जैसे ही वॉर शुरू हुआ तेल के दाम ऊपर जाने लग गए, ठीक है, यानी ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है उसके दाम ऊपर जाने लग गए, और जो आपका व्हीट होता है यानी गेहूं होता है उसके भी दाम ऊपर जाने लग गए, रिकॉर्ड तोड़ हाई होने लग गए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन जो था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी दुनिया क्या है, वैश्वीकरण के दौर में जी रही है। ठीक है, तो यही तो है भैया हमारा वैश्वीकरण। कितना प्यारा सा है वैश्वीकरण, लेकिन बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि सभी देश अगर मिलकर के काम करेंगे तभी वैश्वीकरण सक्सेसफुली रन हो पाएगा। लेकिन अगर एक देश भी पीछे हो गया तो पूरी दुनिया को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो चीजें मैंने आपको बताई बच्चों वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है भैया, घरेलू अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जो है जोड़ा जाता है, जिसके अंदर व्यापार करेंगे आप, पूंजी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के मुक्त प्रवाह के यहाँ पर माध्यम देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी आंदोलन पर बाधाओं को हटा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज आता है आउटसोर्सिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आउटसोर्सिंग में क्या होता है ना, बाहर की देश की कंपनियां जो है ना ऐसे देश को ढूंढती है, या हमारे देश की कंपनियां ले लीजिए, ऐसे देश को ढूंढती है जहां पर लेबर सस्ता हो, ठीक है, कम वेतन में लेबर काम कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेरिका का एक कंपनी है एप्पल, तो एप्पल जो अपना कस्टमर केयर वाला जो वो होता है ना, हेलो मैं कस्टमर केयर को कॉल लगा रहा था, कस्टमर केयर बात कर रहे हैं, इस तरह से हम कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं ना किसी भी कंपनी का। तो एप्पल जो है अपना कस्टमर केयर का जो पूरा का पूरा सेंटर है वो इंडिया में स्टैब्लिश करेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है, ठीक है, कम पैसे में काम हो जाएगा उनका। तो इसी को आउटसोर्सिंग कहा जाता है, यानी कि अपना पैसा बचाने के लिए देश के कंपनियां क्या करती है, कई देशों की कंपनियां
वो क्या करती हैं, बाहर के देशों में अपना ऑफिस खोलती हैं और अपना बहुत सारा पैसा बचा लेती है, खास करके ऐसे देशों में जहां का करेंसी जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है और वहां का लेबर जो है सस्ता होता है। ठीक है, इससे दोनों को ही फायदा होता है, एक तो कंपनी को भी फायदा हो गया, उनका पैसा बच गया, और जिस देश में वो ये काम कर रहे हैं उस देश के लोगों को भी फायदा हो रहा है, उनको रोजगार वगैरह भी मिलता है। तो यही आउटसोर्सिंग होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि आज भी हमारा लगभग 60% जो आबादी रहता है वो गांव के अंदर रहता है। ठीक है, भारत में देखा जाए तो, और गांव के विकास में जो ग्रामीण बैंक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बैंकिंग प्रणाली के तेजी से विस्तार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद ग्रामीण बैंकिंग में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसे आप देखेंगे गांव में जो बैंक वगैरह होते हैं इस तरह से, या गांव में बैंकिंग की जो सिस्टम है उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है। देश में ग्रामीण ऋण की मात्रा अभी भी इसकी मांग की तुलना में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, या कह लीजिए अपर्याप्त है। संस्थागत स्रोत देश के पूरे ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल है। यानी कि गांव में आप देखेंगे तो किसान लोग बहुत ज्यादा है जो लोन लेना चाहते हैं, लेकिन इतने बैंक नहीं है जो उनको लोन दे सके, या बैंकों के पास इतना पैसा नहीं होता कई बार कि वो उनको लोन दे सके। ठीक है, जरूरतमंद या छोटे जो सीमांत किसान होते हैं उनकी ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया है, और कृषि ऋण में अति देय की समस्या बनी हुई है। यानी कि अगर कोई किसान जाता है बैंक के पास और बोलता है माई बाप हमको थोड़ा सा लोन दे दीजिए, इस तरह से पैसा दे दीजिए, हमको खेती करना है, तो वो एक बारी को उनको लोन देते ही नहीं है, और दे भी देते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, जो कि और दिक्कत है। क्योंकि आपको पता है खेती जो होता है वो सीजनल होता है। ठीक है, अगर सीजन निकल गया तो कोई फायदा नहीं है खेती करने का। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में देखने को मिलता है। और ग्रामीण बैंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो गांव में जो बैंक होते हैं ना वो तो इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में कई सारी समस्याएं भी है जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिटिकली इवेल्यूट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत में कृषि ऋण में चुनौतियों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। देखिए, अगर भारत में कोई भी किसान ऋण लेने के लिए जाता है, यानी कि लोन या कर्जा लेने के लिए जाता है, तो क्या क्या चुनौतियां किसानों को सामना करना पड़ता है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि ऋण उपलब्धता की कमी। देखिए, जब किसान ऋण यानी कि कर्जा लेने जाता है तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कर्जा देते हैं। बैंक वगैरह तो बहुत रेयर ही चांस में कर्जा देते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको सेठ या कह लीजिए जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, जो साहूकार वगैरह होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीब किसानों पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कर्जे को लेकर के अपर्याप्त संस्थागत कवरेज है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 31वां क्वेश्चन। 31वें के ए में देखिए इस तरह से है कि आधारभूत सुविधाएं सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित है। यानी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो अगर बात करें तो आर्थिक विकास से संबंधित है हमारी। जैसे हाँ, बुनियादी ढांचा सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित होता है। जैसे उत्पादकता में वृद्धि होगा, अगर आपका बुनियादी जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आर्थिक विकास तेजी से होगा। मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी देश में रोड बहुत अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ और मुझे 100 किलोमीटर गाड़ी चला करके जाना है,
यहाँ पर समुद्र है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देश में जो है मैं अपना माल बेचूंगा, तो यहाँ पर बहुत सारे देश की कंपनी आएंगी और अपना फैक्ट्री लगाएंगे, जिससे कि ये रोड पर चल के गाड़ी और सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। तो देखिए बुनियादी जो ढांचा होता है ना, ये सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास से संबंधित होता है, ठीक है, पॉजिटिवली इकोनॉमी का आपका डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है या कह लीजिए उत्पादकता है, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। निवेश को प्रेरित करता है, बाहर के देश की कंपनियां देखेंगी अच्छा इंडिया में जो बेसिक सुविधाएं हैं, रोड वगैरह ये सब बहुत अच्छा है, चलो भैया इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, तो चलो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें इस चीज को प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के बी में क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बताइए। देखिए मानव पूंजी जो होता है ना निर्माण, शिक्षित और कुशल लोगों की उपलब्धता में वृद्धि करेगा, जो कि भौतिक पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। इससे आय के सृजन में वृद्धि होगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, तो इसके अथवा में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। तो देखिए भारत में अगर मानव पूंजी निर्माण की समस्याओं की बात करें तो आप लिख सकते हैं उच्च जनसंख्या की उच्च वृद्धि हो गई, ठीक है, प्रतिभा पलायन हो गया। हमारे देश से देखेंगे बहुत सारे जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके पास बहुत अच्छा माइंड होता है, वो दूसरे देश में चले जाते हैं। तो मानव पूंजी जो है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के अंदर देखेंगे ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा कम हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जो अच्छा टैलेंट है हमारे देश में वो दूसरे देशों में जाकर के बसना पसंद करता है, जिससे मानव पूंजी कम हो रहा है। अपर्याप्त संसाधन है हमारे पास, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, संसाधनों का अकुशल उपयोग हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस कारण से आप देखेंगे भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं देखने को मिल रही है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन क्या है कि वैध तर्कों के साथ बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसमें आपको वही सत्य या असत्य बताना है फैक्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। बिल्कुल नहीं था भैया। ब्रिटिश जब आए यानी कि ये अंग्रेज लोग जब आए तो उससे पहले हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। जब ब्रिटिश हमें छोड़ करके गए तो हम इतने ज्यादा गरीब देश हो गए थे कि खाने के लिए नहीं था हमारे पास। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र, समृद्ध और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। वही आत्मनिर्भर जिसकी मोदी जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आज के टाइम पे मोदी जी बात कर रहे हैं और आजादी से पहले ही हम लोग आत्मनिर्भर थे, ठीक है। आजादी यानी कि जब अंग्रेज लोग आए थे, आजादी तो 1947 में मिला था ना हमें, और उससे पहले जब अंग्रेज लोग आए थे 1800 कुछ में आए थे आई थिंक, तो उससे पहले हम लोग बहुत अच्छी इकोनॉमी थे, लेकिन अंग्रेज लोगों ने 200 सालों तक हमें लूटा। फिर भी आज के टाइम पे आप देखेंगे ना तो भारत जो है ना वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी रिपोर्ट आया था लेटेस्ट, 7.8% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मंदी के इस दौर में, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए भैया भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी नौकरी में प्रशिक्षण मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत नहीं है। तो देखिए ऑन द जॉब जो आपका ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है, वो मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है, क्योंकि यह श्रमिकों के कौशल और दक्षता को बढ़ाता है और उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करता है। देखिए ऑन जॉब ट्रेनिंग जब दी जाती है तो जाहिर सी बात है उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। मान लीजिए एक बंदा है ऑफिस में काम करता है, वो उसका सेल का टारगेट है 5,000 रुपए का, ठीक है, और 5,000 रुपए वो अचीव नहीं कर पा रहा है, 4,000 अचीव कर पा रहा है, ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन जॉब में ही ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप जो है अपना सेल का टारगेट बढ़ा सकते हैं। तो जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जॉब के अंदर ही, तो उनका क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जो वो 4,000 रुपए टच कर रहे थे अपना टारगेट, अब वो 10,000 भी टच करने लग जाएंगे, टारगेट से ऊपर भी पैसा लाने लग जाएंगे अपने कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ता है और उत्पादकता भी बढ़ता है, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सर्विस सेक्टर का बताया।
यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई चीज बनाया जा रहा है किसी कंपनी के अंदर और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई एम्प्लॉइज को, तो वो उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी काम करने को लेकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है आपको। ठीक है बच्चों, 33वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 33वें के क में क्या पूछा है हमसे कि कृषि विपणन को परिभाषित करना है आपको। कृषि विपणन क्या होता है भैया, इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और वितरण शामिल होता है। यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड जितने भी चीजें है ना, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर किया जाता है। किसके अंदर? कृषि विपणन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसी के ख में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो देखिए, ग्रामीण विकास में जो सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम होते हैं, जिसको आप स्व सहायक समूह भी कहते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, वो भारत में औपचारिक ऋण प्रणाली में अंतर को भरने के लिए उभरे हैं, क्योंकि इसका वितरण तंत्र न केवल अपर्याप्त साबित हुआ है बल्कि समग्र ग्रामीण, सामाजिक और सामुदायिक विकास में भी पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ है। यह सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के रूप में सामने आया है। SHG, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह होते हैं, इनका ध्यान उन ग्रामीण लोगों, छोटे और सीमांत किसान, कृषि और गैर कृषि मजदूरों पर है जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक स्थायी पहुंच नहीं होती है। जो बैंक वगैरह तक नहीं पहुंच पाते, उन पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैविक कृषि, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, जिसमें खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रारंभिक वर्षों में किसानों के सामने क्या समस्याएं आती है, 2 समस्याएं आपको लिखना है। तो देखिए, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और विपणन आपको देखने को मिलेगा और पारंपरिक कृषि उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पादन की सेल्फ लाइफ कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। ये ए वाला क्वेश्चन था। बी वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं हमारे SHGS जो होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था उससे रिलेटेड और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि लिस्ट एनी 2 प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स इन द इनिशियल ईयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कल्पना कीजिए कि आप एक गांव के निवासी हैं, निर्धनता की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाने आपको। ठीक है, आप गांव में रहते हैं और गांव में जो गरीबी होती है ना, उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया गांव में जो गरीबी होता है उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, क्या आप उपाय अपनी तरफ से क्या सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ आंसर मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो इसके बी में क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हमारे देश के लिए ग्रामीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अधिकांश आबादी हमारे देश की गाँव में रहती है और यह रोजगार के अवसर पैदा करेगा और अवसरों के अभाव के कारण पलायन को रोकेगा। यानी कि गांव से जो शहरों में आ रहे हैं ना लोग, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि में इतने ज्यादा जो भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको भी कम करेगा। अगर गांव में रोजगार होगा तो गांव की अधिकांश आबादी को हमें देखना ही देखना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको स्किल देना पड़ेगा, ताकि वो वहीं पर अपना काम धंधा ढूंढे और काम धंधा करे और वहां से देश का विकास करे। न केवल ये नहीं होता कि गांव के लोग जो है शहरों में आ रहे हैं तो अभी देश का विकास होगा, ऐसा नहीं होता। गांव के लोग गांव में ही रह करके ही फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई इज रूरल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। हरित क्रांति के ऊपर इस तरह से पैसेज ये दिया गया है और हरित क्रांति के ऊपर इसको आपको पढ़ना है। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है बच्चों। तो इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका हम लोग हल करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्यों लागू की गई और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस स्टोरी को हरित क्रांति के बारे में कुछ बातें हैं, उनको थोड़ा सा समझिए। ये बात है उस जमाने की जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1960 के दशक की बात है। ठीक है, 60s के टाइम की बात है। उस टाइम पे क्या हुआ ना, हमारे भारत देश में भैया पड़ गया अकाल। अकाल पड़ने से क्या हुआ कि अनाज की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई। ठीक है, खासकर गेहूं वगैरह की।
तो गेहूं वगैरह हमें चाहिए था भैया, क्योंकि हमें अपने देश के लोगों को खाना देना है। अब देने के लिए क्या किया, क्योंकि अब अनाज की कमी पड़ गई तो अकाल पड़ गया, इस तरह से सूखा वगैरह पड़ने से अब अकाल पड़ गया, तो गेहूं तो चाहिए था, तो गेहूं हमने मंगाया अमेरिका से। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से गेहूं की ये फसल होती है, ये गेहूं का पौधा है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि गेहूं का पौधा कैसा होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये गेहूं का पौधा होता है, और इसमें जो देख रहे हैं ना ये गेहूं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे देश की जनता थी जो भूखमरी से जूझ रही थी उस टाइम पे, तो उनको फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए हमें जो अनाज है वो मंगाना पड़ा अमेरिका से। अब आप मानेंगे नहीं कि अमेरिका ने जो हमें उस टाइम पे गेहूं दिया था ना, वो ऐसा गेहूं था जो सुअरों के खाने वाला गेहूं था। ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना ये बात सुनकर, ये क्या ही बोलूं। तो ऐसा गेहूं उस टाइम पे दिया जा रहा था। भैया दिक्कत तो चल रहा था, अनाज तो चाहिए, चाहे आप अमेरिका से लो या खुद से अपना उगा लो। हमारे देश में क्या था, अकाल पड़ गया। तो शास्त्री जी जो थे ना, वो इतने लेजेंड आदमी थे ना, मैं क्या ही बोलूं, इनको हाथ जोड़ करके ना माने। ठीक है, एक तो शास्त्री जी हो गए, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, ऐसे जो लोग हैं ना धरती पर बहुत जो हीरे हैं ना, अगर धरती पर जितने भी हीरे आज के टाइम पे पाए जाते हैं इन सबको मिला दिया जाए ना, फिर उनसे भी ज्यादा कीमत इनकी होगी, इतने ज्यादा ये वैल्यूएबल थे। ठीक है, तो ये रियल जेम थे। इन्होंने बोला कि यार हमारा देश इतना ज्यादा गरीब है कि हमें सुअरों के खाने वाला गेहूं दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ऐसा थोड़ी ना होने दूंगा मैं। छोटे थे ये कदकाठी में, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने देश के किसानों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, उनको बोला कि आप खेती कीजिए और अच्छा से अच्छा फसल उगाइए, हमारे देश के लोगों के लिए अनाज उगाइए। आप सभी को बीज जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज जो है सरकार देगी, आपको पैसा वगैरह देगी, आपको सारी सुविधाएं देंगी जिससे कि आप अनाज उगा सको। और इनकी देख रेख में इतना अच्छा से हम लोगों ने अनाज उगाना शुरू किया और इतना ज्यादा अनाज उगाने लग गए जिससे कि आज के टाइम पे न केवल इंडिया के लोगों को अनाज की कमी नहीं होती है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर किसी को भी गेहूं वगैरह लेना होता है तो हम जो है अपने देश से गेहूं उनको बेचते हैं। चाहे आपका अफ्रीकी कंट्रीज हो गए, अमेरिका ही ले लीजिए यार, अमेरिका भी अच्छा से अच्छा क्वालिटी का जो अनाज है ना हमारे देश से मंगाता है। चाहे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारा हमारे देश से जाता है, अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। तो सोचिए इतना ज्यादा हमने डेवलपमेंट किया इस क्षेत्र के अंदर, तो इसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक चीजें भी हमें देखने को मिला। जैसे अगर आप देखेंगे नकारात्मक चीज क्या था कि केवल अमीर किसानों को ही इससे फायदा हुआ। जैसे आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनको ही ज्यादा फायदा हुआ, छोटे किसानों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो अमीर किसान और गरीब किसानों की जो बीच की खाई थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो देश जो है ना महामारी से तो बाहर निकल ही आया। तो इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है लेकिन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था हमारा कि हरित क्रांति क्यों लागू की गई और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ। तो देखिए हरित क्रांति इसलिए लागू की गई क्योंकि स्वतंत्रता की अवधि के बाद हमें देखने को मिला कि खाद्यान्न उपलब्धता की कमी हो रही है, उसको दूर करने के लिए। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके कुछ टाइम बाद हमारे देश में दिक्कत आने लग गई, अकाल वगैरह पड़ गया। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हरित क्रांति को लागू किया गया और हरित क्रांति को लागू करने के बाद जो है किसानों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ क्योंकि जो प्रोडक्शन है बढ़ने लग गया। ठीक है, और उनसे उनकी कमाई भी होने लग गई, उनको रोजगार भी मिलने लग गया और देश की जो समस्याएं थी वो भी दूर होने लग गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी के ख में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को वैध स्पष्टीकरण के साथ न्याय संगत ठहराइए। हरित क्रांति ने सरकार को अपने भंडार का निर्माण करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की खरीद में सक्षम बनाया जो कि कमी के समय इस्तेमाल में किया जा सकता है। देखिए गवर्नमेंट जो है ना अनाज खरीद के अपने गोडाउन्स में रखती रहती है और जब सरकार को लगता है कि देश में अब दिक्कत आ रहा है तो वो जो अनाज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पूरे देश में। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, ये जो मिलता है कोटा के अंदर, ये कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ही तो खरीदती है किसानों से और सब्सिडी दे करके जनता को दे देती है वापस। ठीक है, तो ये संभव हो पाया क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, जिससे कि हमारे देश के किसान इतने ज्यादा सक्षम हो पाए कि इतना प्रोडक्शन हुआ कि गवर्नमेंट को भी बेच देते हैं अनाज और खुद भी रख लेते हैं। और गवर्नमेंट जो अनाज खरीदती है अब वो लंबे समय तक तो स्टोर कर नहीं सकती, तो उस अनाज को क्या करती है, जो जनता के बीच में दे देती है कोटे के रूप में, 1 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, इस तरह से करके दे देती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया कथन उचित है क्योंकि हरित क्रांति ने सरकार को भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों के माध्यम से अधिक खाद्यान्न खरीदने और
संरक्षित करने में मदद की। खाद्यान्न उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि भारत ने न केवल खाद्यान्न के बफर स्टॉक का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में अगर आपको जरूरत है तो वो स्टॉक हम रखेंगे अनाज का और फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बफर स्टॉक को बनाए रखा है, बनाए रखना शुरू किया, बल्कि खाद्यान्न निर्यात यानी कि जो हमारा अनाज वगैरह है उसको एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया। बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी भी आज के टाइम पे बन गया है। पूरी दुनिया में आज के टाइम पे किसी को भी गेहूं वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, तो यूक्रेन वगैरह के बाद भारत का ही नंबर आता है, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। और अभी वॉर के टाइम पे तो बहुत सारे देश मांग भी रहे थे हमारे गेहूं और हमने बेचा भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन, ये जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया यही इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर आया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इस तरह से आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर है, क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर से, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से था कि व्हाई वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर्स करके, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्यों लाया गया। यहाँ पर आगे देखेंगे, ये स्टॉक के बारे में हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर इसका लिख सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।